तो एक बंदा था, उसने कहा जब Node.js हमारे पास नहीं आया था तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी, वो सिर्फ ब्राउज़र पे ही चलता था। तो एक बंदे ने कहा कि जब ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये ब्राउज़र पे ही क्यों चलता है, टर्मिनल पे क्यों नहीं चलता है। सही, तो फिर उसने क्रोम का V8 इंजन उठाया और इसमें C++ से कुछ चेंजेस किए और उसमें Node.js बनाया है। सही, बिना Node.js के हमारा सर्वर नहीं चल सकता। सही, टर्मिनल वाला जावास्क्रिप्ट वहाँ चल ही नहीं सकता बिना उसके Node.js के। सही, तो Node.js होता क्या है ये मैंने बताया, जैसे पहले ब्राउज़र सिर्फ जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पे ही चलता था। सही, टर्मिनल पे चलाने के लिए Node.js बनाया गया है। सही, Node.js क्रोम के V8 इंजन और C++ को मिला के बनाया गया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ ब्राउज़र पे ही चलती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ वो सिर्फ टर्मिनल पे ही चलती हैं। सही, तो उसको इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि हमारे पास अलर्ट होता है, अलर्ट तो टर्मिनल पे नहीं चल सकता ना, अलर्ट तो ब्राउज़र का अपना है। सही, तो ये छोटी मोटी चेंजेस हैं वो करके उसने फिर Node.js बनाया है इम्प्लीमेंट करके, कि जो जो चीज़ें नहीं होती, जैसे कि हम लोग ब्राउज़र वाले जावास्क्रिप्ट से यूज़र का फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंप्यूटर का फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर का पोर्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं ब्राउज़र वाले जावास्क्रिप्ट से, कि तुम ऐसा कोई कोड नहीं लिख सकते कि ब्राउज़र पे चले और यूज़र का वो उठा ले, पोर्ट वगैरह उठा ले, तो यूज़र का डाटा उठा ले। तो उसके लिए हमें चेंजेस करनी थी टर्मिनल वाले के लिए, तो इस वजह से उसने Node.js में कुछ चेंजेस किए और उसको पब्लिश कर दिया कि अब तुम अपने कंप्यूटर पे भी जावास्क्रिप्ट को चला सकते हो। इससे पहले सिर्फ ब्राउज़र पे चलता था। खैर, तो हम लोग देख लेते हैं कि सर्वर वाला जो Node.js होता है वो होता कैसा है। सही, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ .1.module.js। और तुम कर दो, क्या कह रहे हो? ये भी तो जावास्क्रिप्ट, सही, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है। जो जो यार नेक्स्ट ख़त्म तो नहीं हुआ, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, तो हमने देख लिया। क्या कह रहे हो? यार 8 मिनट में लाइट चले जाएगी, स्क्रीन शेयर करके मैं क्या करूँगा, बोलो। यार फोल्डर बनाया, फाइल नहीं है। सही, तो ये देखो ना, अभी जैसे हमारे पास चल रहा था कि HTML के लिए मैंने अलग से बनाया था, तो उसके अंदर HTML का हम लोग फाइल बनाया काम कर रहे थे। इसी तरह CSS के लिए बनाया तो अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ था, तो इसके लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अभी हम देख लेते हैं कि जो टर्मिनल वाला JS है। सही, से पहले हमने जितना ही चलाया ब्राउज़र पे ही चलाया। मैं एक बनाता हूँ index.js के नाम से फाइल। सही, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक कंसोल लगा रहा हूँ, console.log और हेलो। सही, अब इसको मैं रन कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलूँगा और अभी यहाँ टर्मिनल किस में खुला हुआ है, ये वाले फोल्डर में खुला हुआ है, देखो बता रहा है रिएक्ट विद सर्वर। सही, ये वाले फोल्डर में खुला हुआ है। मुझे किस में जाना है, ये वाले फोल्डर में जाना है, तो मैं लिखूँगा CD1 दबा के मैं टैब दबा रहा हूँ। सही, टैब दबाने से क्या होता है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है। सही, अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ, इस फोल्डर के अंदर अब ये index.js, तो मैं क्या लिखूँगा नोड index.js। सही, नोड लिख के फिर जो सब फाइल है मेरा, जो भी फाइल मुझे रन करना है वो मैं चलाऊँगा। तो देखो अब टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है। सही, अगर मेरा Node.js नहीं होता तो ये कमांड मुझे एरर देता कि नोड जो रिकॉग्नाइज नहीं है। सही, अब Node.js डाउनलोड कहाँ से होगा, तो ब्राउज़र पे आओगे, देखोगे Node.js डाउनलोड। सही, सब ने कर लिया होगा, मैं एक और मतलब बता देता हूँ। सही, कोई ऐसा बंदा जिसने नहीं किया हो Node.js इंस्टॉल, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना Node.js के रिएक्ट भी नहीं चलता है। सही, रिएक्ट के लिए Node.js लाजमी होता है। सही, तुम Node.js में जाओगे, डाउनलोड Node.js जो लिखा है इसमें क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो LTS वर्जन। सही, LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, कि बहुत लंबा सपोर्ट रहेगा इसका, तो इसको इंस्टॉल कर लोगे। सही, इंस्टॉल हो जाए तो ये डाउनलोड हो जाए तो उसको इंस्टॉल भी कर लेना। अच्छा भाई, यार हुआ होगा इसमें पहले से, मैं एक और बार कर लेता हूँ, क्या होता है वर्जन चेंज हुआ। सही है, डाउनलोड हुआ, इसको मैं रन भी कर लेता हूँ साथ साथ। सही, इंस्टॉल कर लेता हूँ, नहीं हुआ है 22.14 है। सही, यहाँ मैं खोल लेता हूँ CMD। सही, मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सही, मेरा सेम वर्जन है, अगर मेरा सेम वर्जन नहीं होता मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता। देखो 22.14.0 यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरा पुराना वाला सेव हुआ है।
खैर तो मैं नोट जेएस अगर जिसका इंस्टॉल नहीं होगा वैसे करके इंस्टॉल कर लेना। सही, अब जब भी तुम नोट जेएस इंस्टॉल करोगे उसके बाद दो चीज़ें डाउनलोड होंगी। एक तो नोट जेएस इंस्टॉल होता है, उसके साथ npm इंस्टॉल होता है। सही, अब npm क्या होता है? देखो नोट जेएस में हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन बनाए, सही, नोट जेएस में हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन बनाए उसको हम लोग कहते हैं पैकेज। सही, नोट जेएस में जो भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, भले से वो लाइब्रेरी हो या कुछ भी हो, वो होता है पैकेज। सही, अब npm मतलब होता है नोट पैकेज मैनेजर। सही, अगर मैं कोई लाइब्रेरी बना रहा हूँ नोट जेएस में, सही, उसको अगर मैं पब्लिश करूँगा तो मुझे एक स्टोर दिया हुआ है नोट जेएस वालों ने। जैसे कि हमारे पास गूगल प्ले स्टोर है, उसी तरह नोट जेएस का अपना स्टोर है npm करके। सही, तुम यहाँ सर्च करोगे तो यहाँ पे सारी लाइब्रेरी मिल भी जाएंगी। तुम यहाँ पे लिखोगे npm, सही, तो देखना ये npm जो इनका ये स्टोर है, सही, इसके अंदर जितना भी नोट का पैकेज है सब मिल जाएगा तुम्हें। कोई बताओ, जैसे एक्सियोस है हमारे पास, तुम यहाँ सर्च करोगे एक्सियोस तो तुम्हें एक्सियोस भी मिल जाएगा। सही, तो यहाँ पे एक्सियोस मिल रहा है। सही, नोट जेएस की जितनी पैकेज है तो सब यहाँ पे वो हुए होते हैं, पब्लिश हुई हुई होती है, तुम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। खैर तुम अपना भी अगर कोई लाइब्रेरी बनाना चाहो तो तुम भी वो भी बना के इसमें पब्लिश कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। सही, तो मुझे देखना था। सही, अब इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट पूरी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं मैं सिर्फ कंसोल लगाऊँ। सही, इफ एल्स भी मैं लगा के देख लेता हूँ। मैं यहाँ बनाता हूँ लेट a = 5 हो। सही, अब मैं यहाँ पे इफ लगा सकता हूँ। इफ अगर a जो है वो इक्वल हो 5 के, तो कंसोल करा दो कंडीशन मैच। सही, अगर मैच नहीं हो तो एल्स चलेगा मेरा, तो मैं एल्स में लिख देता हूँ कंडीशन डिड नॉट मैच। सही, तो अब मैं अगर इसको चलाऊँ तो मैं कौन सा कमांड चलाऊँगा दोबारा से? index.js। सही, अब देखो मैच हो गया, कंडीशन मैच। सही, अगर मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ लिखता 6 लिखता तो डिड नॉट मैच आता। सही है, समझ में आ गया कि हम लोग बिना ब्राउज़र के भी जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं। सही, बिना ब्राउज़र के भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं। नोट जेएस से पहले हम लोग नहीं चला सकते थे। सही, अब हम लोग बनाते हैं अपना सर्वर। सही, अब सर्वर क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं, सर्वर वो होता है जिसको हर किसी से एक्सेस कर सकते हैं, हर सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, डेटा होता है। कोई और? सही, 2 मिनट गूगल सिस्टम बंद कर दिया सबने अपना। अभी ये अंधेरा किसी हो गया, सिस्टम सबने बंद कर दिया। सही, जिसके पास लैपटॉप है वो सर्च भी कर सकता है। सही, 2 मिनट में जवाब दो। इसके अलावा कोई और? 2 बंदे, एक ने जवाब दिया कि एक जो हमारा डाटा किसी और सिस्टम में पड़ा होता है वो सर्वर होता है। उसके अलावा नहीं। बताओ। सही, इसने काफ़ी करीब जवाब दिया था कि किसी भी सिस्टम से लोग एक्सेस कर सकते हो। सही, लेकिन सही जवाब नहीं है, फिर भी काफ़ी करीब कर जवाब है। सही, सर्वर ऐसा चीज़ होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सिस्टम में चल रहा हो, या हमारे चल रहा हो या तो क्लाउड पे किसी सिस्टम पे चल रहा हो। सही, क्लाउड मतलब बादल नहीं होता है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि कहीं और पड़ा हुआ है, यूएस में पड़ा हुआ है या तो कहीं और चाइना में पड़ा हुआ है, सही, उसमें तुम्हारा एप्लीकेशन अगर रन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। सही, अब सर्वर क्या होता है? सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो कि या तो तुम्हारे सिस्टम पे ही चल सकता है या तुम क्लाउड में किसी सिस्टम पे चला सकते हो। सही, अब वो सॉफ्टवेयर करता क्या है? वो सॉफ्टवेयर ये करता है कि वो हर रिक्वेस्ट का रिस्पांस देता है। सही, वो हर रिक्वेस्ट का रिस्पांस देता है तुम्हारे कोड के लिहाज से कि तुमने कोड में लिखा क्या है। सही, तुम किसी भी नेटवर्क से उसको एक्सेस करोगे वो तुम्हें रिस्पांस देगा, रिक्वेस्ट आएगा वो तुम्हें रिस्पांस देगा। खैर, तो हम लोग बना लेते एक सर्वर। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ 2. हेलो। सही, मैंने 2. हेलो वर्ल्ड बनाया है। सही, अब इसके अंदर देखो, अभी मैं कौन सा वाले के अंदर था? मैं यहाँ पे था 1 मॉड्यूल वाले के अंदर था। तो सबसे पहले तुम्हें जब भी
नोट जेएस का वो बनाना पड़ेगा, पैकेज बनाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा जितनी भी नोट जेएस में एप्लीकेशन बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेज। सही, जब भी तुम्हें नोट जेएस का पैकेज बनाना पड़ेगा तो तुम्हें npm init चलाना पड़ेगा। सही, नोट पैकेज मैनेजर इनिट, मतलब तुम इनिशियलाइज कर रहे हो उसको, पैकेज को इनिशियलाइज कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ वाले फोल्डर पे। अभी मैं कौन से फोल्डर पे, 1 वाले पे। तो मैं यहाँ पे करूँगा cd डॉट डॉट एक पीछे आ गया। सही, अब मैं क्या करूँगा cd 2 और टैब। सही, टैब से क्या होता है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है। सही, अब मैं वाले में आ गया, 2 वाले में आ गया। सही, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा npm init। सही, तो जैसे ही मैंने npm init किया, ये मुझसे कुछ सवालात पूछ रहा है। सही, पहले इसने मुझे पैकेज का नाम क्या है। सही, अगर मैं कुछ भी नहीं दूँ तो ये बाई डिफॉल्ट कौन सा लेगा, जो मेरा फोल्डर का नाम है। तो मैं एंटर कर, उसके बाद वर्जन पूछ रहा है। सही, बाई डिफॉल्ट इसने क्या बताया, 1.0.0, तो इसको ही मैं एंटर कर देता हूँ। सही, डिस्क्रिप्शन इसने पूछा कि डिस्क्रिप्शन देना है नहीं देना है, मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। सही, अभी उससे पूछा एंट्री पॉइंट, कि जो मेन फाइल है वो कौन सी है। सही, अभी मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। सही, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। सही, उसके बाद क्या है मेरे पास, टेस्ट कमांड। सही, इसको मैं अभी के लिए खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद गिट रिपोजिटरी का पूछ रहे हैं, जितने भी सवाल पूछ रहे हैं सबका अभी वो कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। सही, अभी मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का बना हुआ आएगा, तो ये इसको ओके करना है नहीं करना है, तो मैंने यस कर दिया। सही, अब देखो जैसे ही यस करूँगा यहाँ पे एक वो बना हुआ आ जाएगा, पैकेट डॉट जेसन का फाइल। सही, कुछ भी नहीं बना, सिर्फ एक पैकेट डॉट जेसन का फाइल बन गया। सही, अब देखो हमारे पास जो अभी हम लोग देख रहे हैं जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, उसको हम लोग कहते हैं ES6। सही, ES6 से जावास्क्रिप्ट जो है मॉडर्न हुआ है। सही, ES6 से पहले जो हम लोग ब्राउज़र, जो हम लोग सर्वर पे चलाते थे, टर्मिनल पे जावास्क्रिप्ट चलाते थे, ES5 वाला, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेएस। सही, जो हम लोग ES5 वाला जो भी हमारा वेरिएंट था जावास्क्रिप्ट का, उसको जब हम लोग सर्वर पे चलाते थे उसको हम लोग कहते थे कॉमन जेएस। सही, उसके बाद ES6 हम लोग उसको कहने लगे मॉड्यूल जेएस। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ सर्वर डॉट जेएस के नाम से। सही, सर्वर डॉट MJS के नाम से बना, पहले मैं जावास्क्रिप्ट के नाम से बनाया था, अब मैं MJS के नाम से बना रहा हूँ। सही, मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। सही, मैं सिर्फ JS से ही बनाऊँ तो ये सही चलेगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ JS से बनाऊँ तो ये वो कॉमन JS समझेगा। हमने देखा ES5 वाला जो जावास्क्रिप्ट होता है वो कॉमन JS होता है सर्वर पे। सही, कॉन्फ़िगरेशन करके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन MJS के नाम बनाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर इंपोर्ट वगैरह पे एरर भी नहीं देगा। सही, तो अगर मैं JS बनाऊँ सिर्फ सिंपल सा, तो इसको ये समझेगा कॉमन JS, तो मैं इसको कह देता हूँ MJS। सही, अब मुझे अगर इसको चलाना हो, इस फाइल को अगर मैं चलाना हो, मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ अभी के लिए। सही, अब मुझे अगर इस फाइल को चलाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सर्वर डॉट MJS। सही, तो मेरा से ये सही चल गया। सही, अब हम लोग पैकेट डॉट जेसन खोल के देख लेते हैं कि पैकेट डॉट जेसन में बनाया क्या है इसने। सही, हमने अब npm init किया तो इसने एक पैकेट डॉट जेसन बनाया था। अब देखो पैकेट डॉट जेसन में क्या हो रहा है। सही, पहले इसने बताया हुआ प्रोजेक्ट का नाम। सही है, मैंने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट था वही इंटर कर दिया, तो यहाँ पे मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सवाल जो पूछा उसी टाइम जवाब दूँ, उसके बाद मैं चेंज नहीं कर सकूँ। सही, मैं पैकेट डॉट जेसन पे आके इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सही, उसके बाद यहाँ वर्जन भी बाई डिफ़ॉल्ट था वही रहने दिया। उसका एंट्री पॉइंट मुझसे पूछा था तो बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस बता रहा था, तो मैंने एंटर कर दिया था। सही, अभी मैं एंट्री पॉइंट क्या है, सही, सर्वर डॉट जेएस, तो मैं कर देता हूँ सर्वर डॉट MJS। सही, इसके बाद ये सब सवाल ही मुझसे पूछा था, ये सब मैंने स्किप कर दिया। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खाली लिखा हुआ है, अगर मैं बाद में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। सही, मैं लिख दूँ यहाँ पे दिस इज़ माई सही, तो यहाँ पे बाद में ये चीज़ें लिख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही मरतबा लिख के जो सवाल पूछा है उसको स्किप कर दूँ, उसके बाद मैं चेंज नहीं कर सकूँ। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास रिएक्ट में होता था, मैं क्या लिखता था, npm स्टार्ट लिखता था, प्रोजेक्ट में चल जाता था। सही, मुझे नोट डाल के नहीं लिखना पड़ता था। सही, तो अब मैं इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। सही, मैं इसको बता दूँ कि मेरे पास प्रोजेक्ट चलेगा कब। सही, तो यहाँ मैं कॉमा डाल के स्क्रिप्ट वाले के अंदर, सही, देखो स्क्रिप्ट वाला जो जेसन बना हुआ उसके अंदर मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। सही, मैं यहाँ कॉमा डालता हूँ, मैं इसको बताता हूँ कि स्टार्ट का जब कमांड चले, सही, जब स्टार्ट का कमांड चले तो क्या करना है, नोड सर्वर डॉट MJS को चलाना है। सही, मैंने तो क्या बताया कि जब भी स्टार्ट का कमांड चले तो ये वाला कमांड चला दो।
सही, जब भी मैं npm स्टार्ट लिखूंगा तो पीछे ये वाला कमांड चलेगा। सही, जब भी मैं npm स्टार्ट लिखूंगा पीछे ये वाला कमांड चलेगा। सही, तो उसको मैं एक बार चला के भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिख देता हूँ npm स्टार्ट। सही, देखो वो ऐसे ही चल गया वाला कमांड। क्या कह रहे हो? ये सिर्फ इसी पैकेज के लिए होगा। सही, देखो ये वाला पैकेज है ना, पैकेज डॉट जेसन जब बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पैकेज की पूरी डिटेल होती है। हमने देखा है कि हम लोग जब भी सर्वर वाले नोड जेएस को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पैकेज होता है। सही, अब देखो यहाँ पैकेज डॉट जेसन है, मतलब कि ये पैकेज का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब इसमें होगा। बोलो क्या कह रहे हो? बन सकती है। सही, अभी चलेगी ये वाली। सही, अब देखो एक साथ दो फाइल कैसे चलाओगे तुम, क्यों चलाओगे? कोई वजह, कोई यूज़ केस बताओ। सही, अब तुम चाह रहे हो कि तुम एक से ज़्यादा फाइल इसमें चला सके, तो एक से ज़्यादा फाइल तो तुम किसी हालत में नहीं चलाओगे। सही, अगर तुम रिएक्ट का भी देख रहे हो तो वहाँ कौन सा चलता है, इंडेक्स डॉट जेएस चलता है, फिर उसके अंदर ऐप कॉल हो रहा होता है, फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ें कॉल हो रही होती हैं। सही, एक टाइम पे एक ही फाइल चलता है। सही, इसमें इसमें भी हम लोग कहते हैं राउटिंग। हाँ, इसमें भी हम लोग कहते हैं राउटिंग। सही, हम लोग को देखेंगे राउटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे का है, तो हम लोग देखेंगे राउट कैसे कर सकते हैं, कि हम लोग अपनी कुछ एपीआई अलग फाइल में रखें, कुछ एपीआई अलग फाइल में रखें, वो हम लोग कर सकते हैं इसमें। खैर, अगर तुम लोग ये पूछना चाह रहे हो कि अगर एक से ज़्यादा कमांड चलाना हो, सही ऐसा होता है कि तुम लोग पहले टर्मिनल क्लीन करना चाहते हो, उसके बाद फिर चलाना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे लिखोगे क्लियर CLS से होता है ना। सही, अगर दो कमांड चलाना हो टर्मिनल पे तो हम लोग लगाते हैं एंड कि ये वाला कमांड चले उसके बाद ये वाला कमांड चल जाए, ये टर्मिनल को क्लीन कर देता है। सही, ये सिर्फ किस में चलता है, विंडोज़ में चलता है। सही, लिनक्स और उसमें नहीं चलता है, लिनक्स और मैक में नहीं चलता है। सही, तो ज़्यादातर हमारा जो क्लाउड कंप्यूटर होता है जो भी कहीं रखा हुआ तो उस पर लिनक्स डाउनलोड होता है। सही, लिनक्स अगर तुम लोग सीखना चाहो तो काफ़ी अच्छा है लिनक्स। सही, लिनक्स मुझे आती नहीं है, मुझे सीखना था लेकिन टाइम है नहीं। सही, लिनक्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, तुम को टू डू में भी तुम ऐसी ऐसी चीज़ चला रहे हो लिनक्स को यूज़ करते हुए कि तुम्हें सिस्टम में वो पड़ेगा नहीं। सही, अगर तुम विंडोज़ डाउनलोड करते हो तो इसका अपने ही इतना सारा फाइल होता है, इतना हेवी वेट होता है। सही, लिनक्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो मैं उसको यहाँ से कमांड हटा देता हूँ, जो भी कमांड था। सही, अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे सर्वर। सही, अब हम लोग सर्वर बनाने के लिए लाइब्रेरी यूज़ करेंगे एक्सप्रेस जेएस के नाम से। एक्सप्रेस जेएस के नाम से एक लाइब्रेरी है, वो हम लोग सर्वर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सही, देखो सर्वर एक एप्लीकेशन है। सही, सर्वर जो है एक एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सर्वर एक कंप्यूटर होता है। सही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस वजह से आया था कि जब नया नया सर्वर का कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट का, कि जब नया नया इंटरनेट आया था तो उस टाइम सीन कुछ ये होता था कि लोगों को अपना जितना भी सर्वर होता था अपने ही कंप्यूटर में चल रहा होता था। जैसे कि हॉस्पिटल का सर्वर है तो वो उनके अपने कंप्यूटर में चल रहा होता था। सही, अगर स्टेशन है कंप्यूटर या किसी कंपनी का कंप्यूटर है तो उनका सर्वर उनके अपने कंप्यूटर में चल रहा होता था। सही, अब के दौर में ऐसा नहीं होता है। सही, करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, उसका वजह मैं बताता हूँ। सही, अब मैं बता रहा हूँ कि जब नया नया आया था सर्वर, जब नया नया इंटरनेट आया था तो सबके अपने अपने सिस्टम में सर्वर चल रहा होता था। सही, अब सर्वर अगर चल रहा है मेरे पास 24 घंटे में से कभी भी रिक्वेस्ट आ सकता है। सही, अगर मेरे कंप्यूटर में चल रहा है तो मैं 24 घंटे अपना सर्वर कंप्यूटर को ऑन रखूँगा। सही, अब उससे क्या होता था, एक तो सर्वर बन गया। सही, यहाँ से 10 लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर्वर पे तो सही चल रहा है, मेरा कोई इशू नहीं है। सही, अगर फर्स्ट कर लो पूरा कराची मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट मार रहा है तो मेरा कंप्यूटर का क्या हालत होगा। सही, ऊपर से 24 घंटा में मुझे कंप्यूटर को ऑन भी करना है। सही, अब उस टाइम पे ये हो रहा था कि कंप्यूटर जितने भी थे सारे डाउन होने लगे थे, ख़राब होने लगे थे। फिर जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी उन्होंने ये किया कि हम बहुत हेवी कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया। सही, अब उसको इस नाम से बेचा कि ये सर्वर कंप्यूटर है, मतलब कि आप इसमें सर्वर चलाओ। तो इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आया कि कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर होता है। सही, ये कॉन्सेप्ट लेके आया था उन्होंने कि ये सर्वर कंप्यूटर है, कि इसमें आप 24 घंटा अपना सर्वर चलाओ तो इशू नहीं आएगा। तो इसी वजह से बंदों के ध्यान में बैठ गया कि सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर होता है। सही, लेकिन सर्वर होता क्या है, एक एप्लीकेशन होता है जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी करता है। सही, मतलब कि अगर तुम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि हमने देखा था कि हम लोग एपीआई कॉल करते थे, हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि हमें डाटा चाहिए, फिर वो रिस्पॉन्स हमें डाटा देता भी था। तो सर्वर जो होता है एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है।
हर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। मतलब सर कि अगर हमारी एक वेबसाइट है हमारे पीसी के ऊपर, अब वो मतलब किसी दूसरे सर्वर पर रन करेंगे, या जैसे अगर क्लाइंट आया उसने मतलब यूज़र आया उसने जो रिक्वेस्ट की तो कहीं सर्वर पर चली गई हमारी वेबसाइट, देखो, वहाँ से रिस्पॉन्स हमारी जो ये जो हम लोग बना रहे हैं सर्वर ही है, सही। अब ये सर्वर हम लोग चाहे अपने कंप्यूटर में ही लाइव कर सकते हैं, क्या तो हम लोग कोई क्लाउड सर्विस खरीद के उसमें लाइव कर दें। जैसे गूगल का क्लाउड सर्विस है, AWS का क्लाउड वो सर्विस है, कि तुम अपने सर्वर जो बना रहे हो तुम यहाँ पे, सही, तुम अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ये जो Node.js का पैकेज है ये हम लोग बना रहे हैं अभी किसके लिए, लाइब्रेरी नहीं बना रहे हम लोग, सर्वर बना रहे हैं। सही, हम लोग बना रहे हैं एक सर्वर, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब हमें इसको लाइव करना होगा, फर्स्ट कर लो ये बन के कंप्लीट हो गया, सही। अब इसको हम लोग अपने कंप्यूटर में लाइव कर सकते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर में लाइव करें तो हमें अपने 24 घंटा कंप्यूटर ऑन करके रखना पड़ेगा, सही, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ेगा, सही। बिजली बिल इतना आएगा कि तुम कंप्यूटर भी साथ भेज दोगे, सही, भरने के लिए, सही। 24 घंटा तुम्हें कंप्यूटर रखना पड़ेगा, उसका कंप्यूटर हीट अलग होगा, फिर उसके लिए तुम्हें AC भी लगाना पड़ेगा, सही। जैसे कि तुम्हारे पास अगर तुम ATM मशीन में जाते हो तो AC तुम्हारे लिए नहीं लगा हुआ होता है, वो मशीन के लिए लगा हुआ होता है कि मशीन हीट नहीं हो। तो इसके लिए तुम्हें कंप्यूटर हीट नहीं हो, उसके लिए तुम्हें AC भी लगाना पड़ेगा फिर, सही। जो कि तुम्हारे पास एक ही महीने में हालत ख़राब हो जाएगा, सही। कंप्यूटर बेच के हो सकता है डेवलपमेंट भी छोड़ दो, सही। तो ऐसा हालत हो जाएगा अगर तुम अपने कंप्यूटर पे चलाओगे। तो उसके लिए हम लोग खरीदते हैं सर्विस, सही। कुछ प्रैक्टिस के लिए सर्विस फ्री भी होती है, सही, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि हम लोग एक क्लाउडनरी करके होता है, एक रेलवे करके होता है, सही। कुछ सर्विसेज फ्री भी होती हैं कि तुम अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, सही। जैसे कि हमारे पास अगर तुम उसको यूज़ करते हो तो वो कुछ रिक्वेस्ट फ्री देता है, उसके बाद फिर वो पैसे मांग रहा होता है, सही। इतना फ्री देता है कि तुम अच्छा खासा टाइम फ्री में चला सको अगर नॉर्मल प्रैक्टिस के यूज़ के लिए बना रहे हो, सही। अब हम लोग सर्वर को बनाने के लिए, सही, एक तो नोड पे अभी हम लोग ये क्या बनाए, नोड का सिर्फ पैकेज बनाए। अब हमें बनाना है सर्वर, सही। नोड के पैकेज हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी तो बना सकते हैं या कुछ और बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या बनाना है, सर्वर बनाना है, सही। अब सर्वर बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है Express.js करके, सही। अब अगर क्या मैं बिना Express.js के सर्वर नहीं बना सकता, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो हेल्प के लिए बना सकते हैं ना, जैसे हाँ, अगर सही। कोई अब मैं बिना Express.js को यूज़ करते हुए ही बना सकता हूँ, सही। Express.js क्या है, लाइब्रेरी है। हमने क्या देखा, लाइब्रेरी क्या करता है, हमारा काम आसान कर देता है, उसमें प्री बिल्ड फंक्शंस बने हुए होते हैं, हाँ, सही। सिर्फ सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल हाँ, सिर्फ सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और तुम अगर कोई Node.js में काम कर रहा है, सर्वर Node.js में बनाता है, तो कभी ज़िंदगी में तुम नहीं देखोगे वो Express.js यूज़ ना करें, सही। 99% लोग Express.js ही यूज़ करते हैं सर्वर बनाने के लिए, सही। अगर तुम कस्टम बनाना चाह रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सही। वो HTTP को इंपोर्ट करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब से कितनी वेबसाइट है तकरीबन हर डेवलपर यूज़ करता है। अगर कोई बैकएंड Node.js पे बनाया हुआ है, सही, अगर वो लारावेल पे बनाया हुआ है तो वो अलग यूज़ करा होगा, सही। अगर उसने पाइथन पे बनाया हुआ है तो वो अलग यूज़ किया होगा, सही। अब सर्वर ज़रूरी नहीं है तुम सिर्फ Node.js पे ही बनाओ, सही। तुम पाइथन पे ही बना सकते हो, तुम PHP पे ही बना सकते हो, सही। तुम लारावेल पे ही बना सकते हो, तुम C# पे ही बना सकते हो, बहुत सारी जगह तुम बना सकते हो सर्वर। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, Node.js पे बनाने पड़ सीख रहे हैं, सही। अब सीन कुछ ये होता है कि Node.js बाकियों से ज़्यादा स्पीड है, सही। Node.js में ऐसा माना जाता है कि बाकी जितने भी वो हैं, मतलब कि बैकएंड के लिए लाइब्रेरीज हैं या जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ Node.js का ही सर्वर चलता है, खैर, सही। अगर Node.js को तुम्हें वो करना हो, क्या नाम है, नॉर्मल सी पैनल पे लाइव नहीं होता है, सही। अगर तुम इसको प्रोडक्शन लेवल पे लेके जा रहे हो तो ये नॉर्मल सी पैनल पे लाइव नहीं होता, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो अगर हमें देखना हो तो हम लोग वो भी देख लेंगे, अगर मेरा कभी मूड बना सी पैनल खरीदने का तो हम लोग वो भी देखेंगे। या मैं खरीद तो लूँ लेकिन किस पर्पज़ से खरीदूँ, सही। उसको मुझे हर साल पे भी करना पड़ेगा, सही। वो काफ़ी कम चार्जेस होता है लेकिन मुझे हर साल पे भी करना पड़ेगा, सही। अगर अगर मेरे पास सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ और मैं उसको पे करते जाऊँ तो फ़ायदा नहीं है ना, तो बंद हो जाता है। सही, तो ये सीन होता है। खैर, तो मुझे क्या क्या यूज़ करना था, Express.js की लाइब्रेरी यूज़ करनी थी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Express.js, सही। देखो ये इनकी पहली वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सही। इसमें सबसे पहले क्या काम, npm इंस्टॉल Express.js कर लेना है, सही। देखो एंड में माइनस माइनस सेव लगा हुआ है, नज़र आ रहा है,
देखो इनके कमांड में माइनस एंड में माइनस माइनस सेव लगा हुआ है। सही, अभी माइनस माइनस सेव क्या करता है? नॉट मॉड्यूल में सेव कर दीजिए तो उसमें पैकेज सही। अब देखो पहले कुछ ऐसा होता था, अभी मैं सिर्फ ये सेव हटा के चला रहा हूँ। सही, माइनस माइनस सेव हटा के चला रहा हूँ। सही, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होता था पहले। सही, इसको मैं कर देता हूँ npm इंस्टॉल, और जो भी था एक्सप्रेस वो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल हो जाए फिर हम देखते हैं आगे। सही, देखो इंस्टॉल हो गया। जैसे ही इंस्टॉल हुआ देखो यहाँ पे दो फाइल और आ गई। एक तो फोल्डर आ गया नोड मॉड्यूल का। सही, अब ये नोड मॉड्यूल के अंदर जो भी पैकेज का जितना भी डाटा है, जितनी भी फाइल है पैकेज की, वो इसमें आ जाती हैं। सही, उसके अलावा मेरे पास एक और फाइल बना है पैकेट लॉग डॉट जेसन। सही, अभी तो हमारा सर्वर काफ़ी छोटा है। सही, अगर हमारे पास पैकेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, नोड जेएस का पैकेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, सही, अब बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं कि वो मार रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट मार रही होती हैं कि ये वाला वर्जन, अगर फर्स्ट कर लो, हमने देखा था कि हम लोग जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम लोग गिट में कोई चीज़ भी पुश करते हैं, हम नोड मॉड्यूल पुश नहीं करते हैं। फिर उसका हम लोग पुल लेते हैं और npm i चलाते हैं, तो सारी चीज़ें पैकेट डॉट जेसन से रीड करके इंस्टॉल कर देते हैं। अब सीन कुछ ये होता है कि कुछ लाइब्रेरीज कुछ वर्जन के साथ ही वो होती है, कंपेटेबल होती हैं कि ये वाला वर्जन रहेगा तो ही चलेगा। अगर वर्जन आगे पीछे होता है तो वही कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है, एरर आने लगता है। तो पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन में ये होता है। देखो पैकेट डॉट जेसन में अगर मैं देखूँ तो डिपेंडेंसीज में बता रहे कि एक्सप्रेस जीएस डाउनलोड है कौन सा वाला है, 5.1.1 से बड़ा है। देखो यार साइन होता है ग्रेटर देन का होता है। सही, अगर तुम इस टाइप जाओगे तो ये ग्रेटर देन का साइन होता है कि 5.1.0 से बड़े वर्जन का ही वो चलेगा, एक्सप्रेस जेएस उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। सही, अब तुम पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन में जाओगे तो बताएगा कि वर्जन कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा एक्सेप्ट कर सकता है। सही, अभी तो मेरे पास एक है, अगर और होता है तो उसके अलावा भी इसमें लिखा हुआ होता है। सही, अभी डिपेंडेंसीज का डिपेंडेंसी को वो कर रहा होता है, ये लॉक कर रहा होता है कि कौन सा वर्जन है। अगर मैं इसके अलावा कोई और एक्सियोस भी डाउनलोड कर लूँ तो बताएगा कि एक्सियोस का ये वाला वर्जन और एक्सप्रेस का ये वाला वर्जन को ये लॉक कर लेगा। डिपेंडेंसीज का भी डिपेंडेंसी को लॉक कर लेता है ये जो पैकेट लॉग डॉट जेसन जो है। खैर, हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये माइनस सेव पहले किससे लगाया जाता था। सही होगी, तुम बहुत सारी जगह उस पर देखोगे कि माइनस माइनस सेव लिखा हुआ होगा। पहले ये होता था कि तुम जैसे ही इंस्टॉल करते थे माइनस माइनस सेव के बगैर, तो ये तो नोड मॉड्यूल का जो फाइल है नोड मॉड्यूल का, वो आ जाता था। नोड मॉड्यूल का जो भी फाइल है वो आ जाता था, लेकिन इसमें पैकेट डॉट जेसन में इंप्लीमेंट नहीं होता था, बताता नहीं था कि यहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो माइनस माइनस सेव करने से ये होता था कि इसको पता चल जाता था कि इसको सेव भी करना है साथ साथ, तो फिर यहाँ पे ये लिखता था पहले। सही, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है माइनस माइनस सेव की। पहले इसकी ज़रूरत पड़ती थी माइनस माइनस सेव की, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं लिखता था। माइनस माइनस सेव लगाते तो जब जाके पैकेट लॉग डॉट जेसन में वो इम्प्लीमेंट करता था, पहले नहीं करता था ये। सही, तो अब मैं चलता हूँ इसके गेटिंग स्टार्टेड में। क्या कह रहे हो? नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले लगाना ज़रूरी होता था, अब ज़रूरी नहीं होता है। सही, अब ये खुद ब खुद ही इम्प्लीमेंट कर देता है पैकेट लॉग डॉट जेसन में। सही, अब देखो यहाँ पे मैंने गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसने बताया हुआ कि एक फ़ाइल बनाने। सही, ये MKDIR मतलब ये होता है मेक डायरेक्टरी। सही, अगर तुम कमांड लाइन से कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हो तो तुम इससे कर सकते हो कि मेक डायरेक्टरी माई ऐप। सही, उसके बाद इसने क्या कहा है कि एक वो बना लेने। सही, उसके बाद CD करके उसके अंदर चले जाने, फिर npm init करके उसके बाद फिर ये सारे सवालात के जवाब देने। सही, ये सारी चीज़ हमने कर ली है। सही, फोल्डर ही बना लिया, npm init भी कर लिया, सारे सवाल का जवाब भी दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे npm इंस्टॉल करके एक्सप्रेस जेएस भी इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का नहीं दिया इसने, अच्छा यहीं पर दिया हुआ है। सही, तो हम लोग एक हेलो वर्ल्ड जनरेट कर लेते हैं। सही, इसने कहा कि ये कोड लिखने से एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, एक सर्वर बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं वो देख रहा हूँ ना, एक्सप्रेस जेएस की लाइब्रेरी देख रहा हूँ। सही, उनके एग्जाम्पल देख रहा हूँ। सही, सारे पहले मैंने इसमें क्लिक किया। सही, इसने क्या कहा कि एक फ़ोल्डर बनाने, जो कि हमने बना लिया ना। कौन है भाई? यार मोबाइल यूज़ नहीं करो, सर बिला हो जाएगा, देख लेंगे। इतना तुम 9-10 महीने हो गए, बिला हो जाएगा, ज़ाया होगा। 9-10 महीना, 11 महीना हो गया। सही, बिला हो जाएगा, 11 महीना ज़ाया हो जाएगा, तो मोबाइल नहीं यूज़ करो। सही, तो मैं तो नहीं देख सकता हूँ। सही, तुम लोग पता नहीं पीछे कहीं पे बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो मुझे नज़र नहीं आएगा। सही, सर देखेंगे, बाहर भेज देंगे, मैं कुछ बोल भी नहीं सकूँगा। सही, क्योंकि क्लास के तुम डिसिप्लिन ख़राब करोगे तो तुम्हारे अपने ऊपर है।
बस 9 ही महीने हुए। नहीं ज़्यादा हुआ होगा। 7 मई में शुरू हुआ था ना। मई में शुरू हुआ था, कोर्स ही मई में शुरू मई हुआ में था। स्टार्ट हुआ था, अगले महीने से चलो देख लेते हैं, चलो यहाँ से देख 22 लेते हैं। तारीख को 12 महीने वीडियो लेंगे। सही, मतलब कि ये 11वां महीना स्टार्ट हुआ है ना अभी। नहीं सर, 12 में स्टार्ट हो गया। सर मैंने पहले ही बोला था, भाई मई 14 में महीने एक साल हो की जाएगा कोर्स पूरा। 15 महीने का कोर्स है। सर मई 20 मई को स्टार्ट हुआ था हमारा कोर्स। चलो खैर है, जो भी है सही, तो बिला वजह ज़ाया होगा, जो भी है जितना भी व्यू है सही, एक दिन व्यू हो तो ज़ाया ही होगा। सही, तो हम लोग कहाँ थे? सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा npm इस पे यूनिट चलाने का था, ये सब मैंने कर लिया, एक्सप्रेस जीएस को भी इंस्टॉल कर लिया। अब सर्वर कैसे बनाएंगे उसके हेलो वर्ल्ड पे मैं जा रहा हूँ कि सर्वर, पहला सर्वर कैसे बनाएं। तो इसमें मैंने क्लिक किया, इसने कहा कि ये कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देने। तो मैं इसको कॉपी करके जो मेरा सर्वर था, जो भी मैंने server.mjs के नाम सुनाया था, उसमें मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही, अब इसको कोड को हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है इस कोड में। सही, 2 साल पहले यहाँ पे रिक्वायर हुआ है, मज़ा आ रहा है। सही, अगर अभी मैं इसको चलाऊँ, सही, अगर मैं अभी इसको चलाऊँ तो देखने एक एरर आएगा मेरे पास। क्या था कमांड? npm स्टार्ट। सही, जो हमने वहाँ बता दिया कि npm स्टार्ट पे क्या चलाना है, नोट server.mjs को चलाना है। सही, अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या बोला? रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप। सही, अभी हमने क्या देखा, हम लोग क्या कौन सा वो देख रहे हैं? मॉड्यूल जेएस देख रहे हैं। सही, अब मॉड्यूल जेएस में रिक्वायर्ड नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। सही, इसमें क्या होता है? इंपोर्ट होता है। सही, ये रिक्वायर किस में होता है? पुराने वाले जावास्क्रिप्ट में होता था। रिक्वायर वाला तरीका जो होता था पुराने वाले जावास्क्रिप्ट में होता था। सही, अगर तुम किसी भी एग्जाम्पल में अगर रिक्वायर देखो तो घबराना नहीं है। सही, घबराना नहीं है, ये पुराना है। सही, अब इसको चेंज कैसे करेंगे इंपोर्ट में? सही, यहाँ पे मैं कौन को क्या कर दूंगा? इंपोर्ट कर दूंगा। सही, और रिक्वायर क्या कर दूंगा? फ्रॉम कर दूंगा, और वाला ब्रैकेट भी हटा दूंगा। सही, क्या किया? जो भी इसका कॉन्स बनाया था उसको मैंने इंपोर्ट बना दिया। सही, और रिक्वायर को क्या कर दिया? फ्रॉम कर दिया बस। कि एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है? एक्सप्रेस से करना है। हाँ, उसके बाद हम लोग ये कर देंगे। सही, अगर तुम्हारे ऐसे में आप जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं उसमें इंपोर्ट ही आ रहा है। सही, इन्होंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है कभी चेंज की ही नहीं, ऐसा लग रहा है। सही, जब मैं 2 साल पहले पढ़ा था उसके टाइम भी बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंटेशन था। सही, इन्होंने चेंजेस की ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन में, कब से नहीं किए ये नहीं पता। सही, उसका तो हम लोग कोड समझते हैं कि अब एक्सप्रेस बनाते हुए मतलब कि ऐप के नाम से एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर लिया। सही, एक्सप्रेस का जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो किस में आ गया? ऐप में आ गया। सही, अब इसको अभी इसको स्किप कर दो, जो पोर्ट लिखा हुआ है इसको स्किप कर दो। इसका इसने क्या किया हुआ है? ऐप डॉट गेट। सही, मतलब कि सर्वर डॉट गेट हुआ हुआ है कि सर्वर पे कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? गेट की आएगी। हमने API हम लोग कॉल कर रहे थे, उसका हमारे पास क्या था? exhaust डॉट गेट था, पोस्ट था, पुट था, और बहुत सारी चीज़ें थी। सही, अब मैं कौन सी API बना रहा हूँ? गेट का बना रहा हूँ। सही, अब इसका URL क्या है? सिर्फ स्लैश है। सही, सिर्फ स्लैश है। अभी हम लोग ये देखते हैं सिर्फ स्लैश क्यों है। सही, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं? कॉमा डाल के फंक्शन देते हैं। तो इसको मैं शुरू से लिख लेता हूँ। सही, इसको मैं शुरू से लिख लेता हूँ। सही, अब सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारी API कौन सी होगी। सही, ऐप के अंदर मैं पूरा जो भी सर्वर का जितना भी एक्सप्रेस का फंक्शनलिटी किसमें आ गई? ऐप में आ गई है। सही, अब मैं क्या करूँगा? ऐप डॉट। सही, उसके बाद मैं मेथड बताऊँगा ये कौन से मेथड की API है। सही, अभी मेरे पास गेट की API है तो मैं लिखूँगा गेट, और मैं खोलूँगा ब्रैकेट, जैसे कि हमारे पास एग्जॉस्ट में होता था, हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं। सही, अब इसके अंदर हम देते हैं URL। इसके अंदर हम देते हैं URL कि URL मेरा क्या होगा? हाँ, सही, तो मैं अब इसको देता हूँ स्लैश, मतलब कि डिफ़ॉल्ट राउट पे ही चले ये। सही, किस में चले? डिफ़ॉल्ट पे चले। जैसे ही मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट मारे कोई, ये वाला API चल जाए। उसके बाद मैं डालूंगा कॉमा। सही, उसके बाद हम लोग देते हैं एक फंक्शन, एरो फंक्शन हम लोग एक देते हैं इसको। सही, एक URL देते हैं, उसके बाद कॉमा डाल के एक एरो फंक्शन देते हैं। सही, अब एरो फंक्शन के अंदर मुझे 2 पैरामीटर्स मिल रहे होते हैं, एक मिलता है रिक्वेस्ट और एक मिलता है मुझे रिस्पॉन्स। सही, एक रिक्वेस्ट मिलता है और एक रिस्पॉन्स मिलता है। अब रिक्वेस्ट के लिए जितनी भी हमें चीज़ें गेट करनी होगी कि जिस यूज़र ने रिक्वेस्ट किया उसका IP एड्रेस क्या है, तो सारा किस में आएगा? रिक्वेस्ट में आएगा। वो सारा किस में आएगा? जो भी रिक्वेस्ट में जितना भी डाटा आया है वो किस में आएगा? रिक्वेस्ट में आएगा। और जब भी हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे वो रिस्पॉन्स को यूज़ करके सेंड करेंगे। सही, क्या हुआ? सिर्फ एक मेथड बताया, उसके बाद फिर URL बताया, उसके बाद कॉमा डाल के एक फंक्शन बताया।
सही, अब इस फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक कंसोल लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट आई पी। सही, जितने भी रिक्वेस्ट मारा उसकी मैं आई पी देखना चाह रहा हूँ बस। क्या कह रहे हो? पूरे रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, हेडर आ रहा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। सही, यहाँ पे बहुत अजीब सा नज़र आएगा, तो पूरा रिक्वेस्ट को इस वजह से मैं नहीं कर रहा था। हाँ, जहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है उसका आईपी एड्रेस, उसकी सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी रिक्वेस्ट में। सही, अगर उसने रिक्वेस्ट में कुछ पैरामीटर पास किया है, जैसे कि हम लोग जब हम लोग एपीआई कॉल करें तो हमारे पास एक पैरामीटर था कि हम लोग आईडी भी आगे भेज सक रहे थे, या तो हम लोग जो फिल्टर लगा के आगे प्रोडक्ट का वो भेज रहे थे। सही, तो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी मुझे। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आईपी को कंसोल करा रहा हूँ। सही, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईपी को कंसोल करा रहा हूँ। सही, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्स कर दो। एक तो मैंने रिक्वेस्ट गेट किया, हमने क्या देखा कि सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स भी करता है। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सर, अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ सिर्फ। हाँ, कि रिस्पॉन्स सेंड कर दो। सही, रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया है। सही, जैसे कि हम लोग मैसेज सेंड करते हैं वैसे ही मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट जो भी इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करे उसको ये वाला रिस्पॉन्स सेंड कर दो। सही, अब मैं इसको चला लेता हूँ। सही, ये समझ में आया कि एपीआई मैंने यहाँ से यहाँ तक एक एपीआई बन गई है। सही, उसके बाद क्या हो रहा है? हाँ, सही, अब ऐप हमने क्या देखा, पूरा सर्वर के जितनी भी फंक्शनैलिटी किस में आ गई है, मेरे ऐप में आ गई है। सही, अब मैं ऐप को लिसन कर रहा हूँ, मतलब कि ऐप को रन कर रहा हूँ। ऐप डॉट लिसन मतलब कि मैं सर्वर को रन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी दो चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ मैंने दो चीज़ें दी थी, एक यूआरएल दिया था और एक फंक्शन दिया था। इसी तरह यहाँ पे मैं दो चीज़ दे रहा हूँ, एक पोर्ट दे रहा हूँ और एक फंक्शन दे रहा हूँ। सही, अभी देखो पोर्ट क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है, नजर आ रहा है? सही, अब देखो पोर्ट मैंने ऊपर बनाया हुआ है। सही, मैं बता रहा हूँ कि ये वाले पोर्ट पे चले। मैं यहाँ पे पोर्ट के उसके जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी दे सकता था। सही, अब ये बताओ कि पोर्ट होता क्या है? सही, नॉर्मल इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश का उर्दू बता दो कि पोर्ट होता क्या है। सही, बंदर का होता है, या तो जैसे कि तुम्हारे पास बस मतलब कि पोर्ट ऐसा जगह होता है जहाँ से डाटा या तो कोई बंदा अंदर आ सकता है या बंदा बाहर जा सकता है, सामान अंदर आता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है। सही, इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में भी पोर्ट होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। सही, अब कोई एक नॉर्मल सा मिसाल बताओ कि कौन सा पोर्ट होता है? ये तो अभी वाला पोर्ट छोड़ दो, अभी वाला पोर्ट छोड़ ही दो। ये सब पोर्ट हो गया। सही, एयरपोर्ट हो गया कि जहाँ से सामान अंदर आ सकता है, सामान बाहर जा सकता है, लोग अंदर आ सकते हैं, लोग बाहर जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। सही, कंप्यूटर को एक पोर्ट का मिसाल दे दो, जैसे कि यूएसबी का पोर्ट हो गया। सही, जिसका नाम माउस वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा HDMI पोर्ट होता है, जिसका हमारे पास CPU से डिस्प्ले मॉनिटर में आ रहा होता है। सही, ये सारा पोर्ट है। इसी के अलावा हमारे पास जैसे कि इंटरनेट का पोर्ट है। सही, जिसके अंदर डाटा अंदर आ रहा है और डाटा बाहर भी जा रहा है। सही, इसी तरह हमारे पास वर्चुअल पोर्ट भी होते हैं बहुत सारे। सही, हमारे पास एक बहुत सारे वर्चुअल पोर्ट भी होते हैं कंप्यूटर में। सही, ये वाला पोर्ट है कंप्यूटर का, ये पोर्ट है। सही, मैंने कौन सा पोर्ट बताया? पोर्ट नंबर 3000। सही, ज़रूरी नहीं मैं 3000 पे चलाऊँ, मैं इसको 5000 पे चला सकता हूँ। सही, को जो से पोर्ट से तुम चलाना चाहो वाले पोर्ट पे चला सकते हो। सही, टोटल पोर्ट पता नहीं कितना होता है सिस्टम पे, अगर मैं देखूँ। ये देखो, ये वर्चुअल पोर्ट है। एक तो हमारे पास USB पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है, वो फिजिकल पोर्ट है, वो मुझे नज़र आ रहा है। क्या कह रहे हो? देखो, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का पोर्ट 5000 है। सही, अगर तुम वाले कंप्यूटर में तुम चला रहे हो पहले से, तो तुम्हें पता हो तुम 5000 पे पहले देखो चला रहे हो, तुम उसको 5001 पे चला लोगे। सही, अब हमने देखा कि USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, ये सारे कौन से फिजिकल पोर्ट है। अब ये जो नंबर वाला पोर्ट है ये वर्चुअल पोर्ट है, ये हमें नज़र नहीं आता है। सही, लेकिन ये पोर्ट है यहाँ जहाँ से हमारा डाटा बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। सही, मैंने इसको किस में चला दिया? 5000 पे चला दिया। मैंने क्या किया कि ऐप डॉट लिसन किया, सर्वर को लिसन किया और पोर्ट नंबर बता दिया। सही, 5000। उसके बाद जैसे ही ये चल जाए एक फंक्शन चले। सही, जैसे ही ये पोर्ट चले उसके बाद मैंने एक फंक्शन चलाया है। फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? कंसोल डॉट लॉग हुआ एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर, जो ही मैंने पोर्ट नंबर बताया था 5000। सही, सही, ये बैकटिक बना हुआ ना। देखो हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि जो भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट है
वो सारा जावास्क्रिप्ट इसमें चलेगा ही, सही, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। इसमें ही बैकटिक वाला मेथड यूज़ हुआ तो हम लोग बैकटिक वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं सारी चीज़ें। बैकएंड अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो अलग से लैंग्वेज कर रहे हैं, अगर हमें नोड.जेएस में करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन है जावास्क्रिप्ट। सही, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से npm स्टार्ट कर लेता हूँ। यार बातें नहीं कर रहा था, देख लो सही, इसमें दोबारा से इसको चला रहा हूँ। सही, मेरा सर्वर बन गया एक सिंपल सा, इसको मैं चला रहा हूँ। सही, देखो जैसे ही चला क्या लिखा हुआ है मेरे पास, सही ये वाला कंसोल चल गया। सही, जैसे ही ऐप चलेगा मेरा ये वाला फंक्शन चल जाएगा। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसोल लगा हुआ था, तो यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ आ गया। सही, अब मैंने यहाँ पे एक एपीआई बनाई थी गेट के नाम से। यार तुम लोग का कंप्यूटर चल नहीं रहा, तुम लोग को रिक्वेस्ट लगाता है इस पर। सही, अब इस सर्वर पे इस एपीआई कंप्यूटर चल रहा है तुम लोग का, सेम नेटवर्क कनेक्ट हुए वो। सही, अब देखो यार ये एपीआई को मुझे हिट करना है। सही, इसके लिए मुझे चाहिए होगा मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। सही, मैं यहाँ पे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकाल लेता हूँ। आईपी कॉन्फिग, सही, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। सही, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। इसके अलावा मेरे पास सर चल रहा कौन से पोर्ट पे, तो यहाँ पे कॉलन डाल के 5000 लिखूंगा। हाँ सही, अब तुम इस यूआरएल पे हिट करोगे तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारी आईपी एड्रेस आना चाहिए। यहाँ तुम्हारा ज़रूरी नहीं है, वही तो मैंने बताया, इससे पहले क्या हुआ था 3000 हुआ था, इसको मैंने चेंज करके क्या किया 5000 किया। हाँ सही, जिसमें तुम चलाना चाह रहे हो, इससे पहले 3000 हुआ था, उसको मैंने चेंज करके 5000 किया। रिक्वेस्ट करो इस पर, मैं भी करता हूँ अपने मोबाइल से। सही सही, देखो तुम्हारे पास कि देखो इसने रिक्वेस्ट मारा, इसका आईपी एड्रेस आ गया, उसके बाद एक रिस्पॉन्स भी आया होगा हेलो वर्ल्ड करके, आया है रिस्पॉन्स। सही, अगर मैं अपने मोबाइल से मारूँ तो मेरे पास मेरा आईपी एड्रेस आना चाहिए। सही, तो मैं अपने मोबाइल से भी इसको रिक्वेस्ट मारता हूँ एक बार, 192.168। क्या कह रहे हो? नहीं, तुम ब्राउज़र से भेजो, गेट की रिक्वेस्ट है ना, गेट की जितनी भी रिक्वेस्ट है हम लोग ब्राउज़र पे डायरेक्ट मार सकते हैं। सही, देखो मैंने मारा तो मेरा भी आईपी एड्रेस आ गया। सबका सेम नहीं आ गया, नंबर चेंज है। अब देखो क्या होता है अपना दुनिया में ना, अगर मैं देखूँ कि आईपी एड्रेस ये V4 वाला है। सही, अब V4 वाले का जितना भी तुम्हारे पास एक्सेप्शनल केस है वो मिला के तुम्हारे पास इतना नंबर नहीं बनता जितनी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। सही, जितनी डिवाइसेस दुनिया में इंटरनेट की डिवाइसेस, उतनी डिवाइसेस वो ज़्यादा पड़ती हैं जितना एक आईपी एड्रेस का वो नहीं बन सकता, पेयर नहीं बन सकता। समझे? तो अब सीन कुछ ये होता है कि हर राउटर को सिर्फ एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है। सही, अब वो डिवाइस के हिसाब से उसके आगे नंबर असाइन कर रहा होता है। सही, देखो मैं सेम उसमें नेटवर्क पे कनेक्ट हूँ, तो देखो एक को दिया हुआ है 83, एक को दिया हुआ है 84, ये राउटर देता है। सही, ये नंबर जो आ गया है, नंबर लिखा हुआ है राउटर देता है, और ये पहले का आईपी एड्रेस है राउटर का आईपी एड्रेस होता है। सही, अब एक को 83 दिया हुआ है, एक को 84 दिया हुआ है, एक को 85 दिया हुआ है, एक को 86 भी दिया हुआ है। सही, अब ये मेरा पहला जो सर्वर है वो बन गया है। सही है, मेरा पहला सर्वर है वो बन चुका है। अब ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ सेंड करके सिर्फ एक ऐसा टेक्स्ट भेज सकूँ, तुम यहाँ से डायरेक्ट HTML भी भेज सकते हो पूरी, लेकिन हम लोग HTML भेजते नहीं हैं। सही, हम लोग HTML भेजते नहीं है। सही, रेस्ट API में हम लोग पूरा HTML नहीं भेज रहे होते हैं। सही, हम लोग रिस्पॉन्स भेजते हैं, जेसन भेजते हैं। सही, अब देखो रेस्ट API तुम लोग का कॉन्सेप्ट है ना इसमें। सही, तो रेस्ट API का कुछ रेस्ट API होता क्या, API लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सही, अगर तुम उस रूल को फॉलो करते हो तुम अपने API को बता सकते हो कि रेस्ट API है, रेस्ट API या रेस्टफुल API, कि तुम्हारे पास API लिखने का कुछ मेथड है। सही, अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो, सही, तुम API लिखने का मेथड को फॉलो कर तुम रेस्ट API खुद लिख रहे हो। सही, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं
अगर यहाँ पे किसी ने भी सही से वो दिया हुआ नहीं है, सारा एग्जाम्पल रूल बताया हुआ नहीं है। है मैं ऐसे ही बता देता हूँ सही। अब देखो रेस्टफुल जो एपीआई होता है वो एपीआई लिखने के कुछ रूल्स होते हैं सही। अगर तुम एपीआई बना रहे हो और उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो सही, उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो कि रेस्ट एपीआई ने बताया हुआ है, तो तुम अपने एपीआई को बता सकते हो कि रेस्ट एपीआई है, कि ये रूल फॉलो हुआ है तो ये तुम्हारी रेस्ट एपीआई है सही। अगर ये सिंपल सा देखे तो ये हमारी एक एपीआई है सही, ये हमारी एक एपीआई है जो गेट की एपीआई है, जो स्लैश राउट पे चल रहा है और उसको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, तो ये हमारा एक एपीआई है सही। अब एपीआई क्या होता है, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है सही, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सही। अब देखो एपीआई से क्या होता है सही, अगर तुम नॉर्मल मायने में देखो तो एपीआई है क्या सही। अगर तुम सिंपल एग्जांपल देना चाहो कि एपीआई होता है क्या, तो तुम क्या बता सकते हो? सही, जैसे कि फर्स्ट कर लो, लोग बहुत ज़्यादा एग्जांपल देते हैं रेस्टोरेंट का सही, रेस्टोरेंट का लोग बहुत ज़्यादा एग्जांपल देते हैं। हाँ सही, अब देखो खाना बनता है पीछे साइड सही, खाना बना होता है पीछे साइड, यार बातें नहीं करो सही, खाना बना होता है पीछे साइड, लोग आगे साइड बैठे हुए होते हैं सही। मतलब कि जो खाना बना है वो बैक एंड है और जो आगे लोग बैठे हैं वो फ्रंट एंड है सही। अब जो बीच में वेटर है वो पीछे से ला के सामने दे रहा है तो वो हमारा होता है एपीआई। क्या गर्मी लग रही है, खोल लो। खैर हम कहाँ थे सही। अब देखो एपीआई ये होता है जो वेटर है हमारा, जो कि हमें बैकएंड से या तो जो हमें किचन से खाना ला के फ्रंट एंड पे वो कर रहा है, सर्व कर रहा है। जो वेटर है हमारा वो इस केस में एपीआई है सही, जो कि बैकएंड से डाटा ला के फ्रंट एंड को दे रहा है सही। अब फ्रंट एंड वाला जैसे दिखाना चाहे वो जैसे वैसे दिखा सकते हैं सही। अब रेस्टफुल एपीआई का क्या होता है, इससे पहले सीन कुछ ये होता था कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सेम पे चल रहा होता था। अगर तुम पीएचपी वगैरह पे लिखोगे सही, अगर तुम पीएचपी वगैरह पे बैक एंड लिखोगे तो पीएचपी में ये होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड हमारा सेम पे चल रहा होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड सेम होता है कि सेम यूआरएल पे हमारा बैक एंड भी चल रहा होता है, सेम यूआरएल पे हमारा फ्रंट एंड भी चल रहा होता है सही। अब जो एपीआईज बनी हुई होती हैं, जो कि हमारी एपीआई पीएचपी में बनी हुई होती हैं, वो सिर्फ एक फ्रंट एंड के लिए बनी हुई होती हैं। हम लोग उसके पीछे से एचटीएमएल ही रिटर्न कर देते हैं, स्क्रीन पे शो करा रहे होते हैं सही। अब मैं उसको अगर मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहूँ तो क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन में एचटीएमएल तो चलता नहीं है सही। अब देखो पीएचपी में क्या होता है कि पूरा पूरा एचटीएमएल को रिटर्न कर रहा होता है जो कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा होता है सही। अब सीन कुछ ये होता है कि अगर मैं कल को अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ सही, उसमें शुरू में एचटीएमएल के लिए बना हुआ है, सिर्फ वेबसाइट है मेरी, तो उसके लिए पीएचपी ठीक है, लेकिन पीएचपी भी स्लो होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फर्स्ट कर लो उसके लिए पीएचपी ठीक है, वो एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है और मेरे पास वेबसाइट शो हो जा रही है सही। अब कल को मुझे मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करना है, डाटा वगैरह सब चीज़ सेम है सही, डेटाबेस सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अब उसके लिए मुझे बैकएंड दोबारा से अलग लिखना पड़ेगा। वो बैकएंड क्या रिटर्न कर रहा है, देखो ना बैकएंड से फर्स्ट कर लो, तुमने रिक्वेस्ट मारा सही। अब रिक्वेस्ट के साथ साथ यूज़र का पूरा कुकीज़ वगैरह सब चीज़ आ रहा होता है सही, यूज़र एक कुकीज़ वगैरह सारी चीज़ आ रही होती हैं। अब मैं यहीं पर चेक करूँगा कि कौन सा यूज़र है, तो मैं एचटीएमएल उस हिसाब से बनाऊँगा, प्रोफाइल पिक्चर में उसकी प्रोफाइल लगी हुई होगी, समझे। उसको भी हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं। हमने देखा सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, पीछे से एचटीएमएल ही आके ब्राउज़र पे चल रहा होता है
देखो ना वो HTML आ रहा कहाँ से, बैकएंड से आ रहा है, सही, और उसमें आगे डायरेक्ट चल रहा है, ब्राउज़र पे आगे डायरेक्ट चल जा रहा है, सही, जो कि हमारे पास PHP में होता है बहुत ज़्यादा, सही, हमारे PHP में यही हो रहा होता है। तो उससे ये सीन होगा कि बैकएंड से आ ही था HTML, फर्स्ट कर लो अगर मैं यहाँ से HTML को रिटर्न करता हूँ, सही, मैं यहाँ सेंड नहीं करता हूँ और मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट करके होता है, प्रिंट करके होता है, मेरे ख्याल से इस तरीके से इसमें HTML जो हम लिख सकते हैं। सही, अब देखो इससे पहले हमने रिक्वेस्ट किस पे मारा था, इस पे मारा था, अगर मैं इस पर ही रिक्वेस्ट मारूँ तो ठीक है, सही, अगर मैं यहाँ से इसमें ही रिक्वेस्ट मारूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिस्टम पे ही चल रहा है सर्वर, तो मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, मैं लगाता हूँ लोकल होस्ट, फिर मैं यहाँ लगाता हूँ लोकल होस्ट, सही, तो मेरे पास HTML प्रिंट हुआ होगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, क्या कह रहे हो, जो पोर्ट का नाम, जिस भी पोर्ट में मैंने सर्वर चलाया हुआ था उसका वो लिखा है, नंबर लिखा हुआ है, सही, डायरेक्ट राइट तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ H1 नहीं दिया, सही, इसके साथ इसको H1 देना था, दिया नहीं है, सही, वे क्यों नहीं दिया पता नहीं, देखना पड़ेगा इसको, सही, तो यहाँ लिखता हूँ नोट, तो यहाँ से इसने फाइल भेजा हुआ है, वैसे मैं तो मैं सिंपल HTML को प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे इसने नहीं बताया हुआ है, तो यहाँ पे इसने सेट करके कुछ बताया हुआ है जो कि टिक नहीं लगा हुआ है किसी का भी, खैर जो भी हो, सही, मैं इससे HTML डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ, सही, इससे मैं डायरेक्ट HTML भी रिटर्न करवा सकता हूँ, जो कि प्रीफर्ड तरीका नहीं होता है, सही। अब REST API का जो रूल होता है उसमें ये होता है कि हमारा जो बैकएंड है वो इस तरीके से बना हुआ होगा कि उसको हम लोग एक अलग तरीके से चला रहे होंगे, सही। अब उस बैकएंड को यूज़ करते हम लोग उस API को कोई भी हिट कर सकता है, अगर वेब ब्राउज़र पे चल रहा है तो तुम उस पर भी सही चला सकते हो, सही, अगर तुम्हारे पास फ्लटर पे चल रहा है तो तुम उस पर भी सही चला सकते हो, तुम्हारे पास रिएक्ट नेटिव पे चल रहा है तो उसके भी तुम्हारे पास एक ही बैकएंड बना हुआ होगा, सही, मतलब कि बैकएंड एकदम सेपरेट होगा, फ्रंट एंड एकदम सेपरेट होगा, सही। Node.js का जो RESTful API का जो एक रूल है वो ये भी है, सही। अब ये कैसे हो सकता है कि मेरे पास एक API बनी हुई है, वो सब जगह अलग, मतलब अपने यूज़ केस के हिसाब से चले, बोलो, देखो RESTful API का एक रूल है, उस रूल के मुताबिक ये होता है कि हमारा जो बैकएंड होता है, जो हमारा सर्वर होता है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है, उसका फ्रंट एंड से कोई लेना देना ही नहीं है, सर्वर को पता ही नहीं मेरा फ्रंट एंड क्या है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ भी हो, सही, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कुछ भी हो, सर्वर को ये पता ही नहीं है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, सही। सर्वर क्या होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा, और जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल सेपरेट होगा, मतलब कि अगर मैंने सर्वर बना के रख दिया है, अब कल को मुझे एप्लीकेशन बनाना हो तो मैं एप्लीकेशन भी सेम सर्वर पे ही चला दूँगा, हाँ, तब ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा बैकएंड बिल्कुल सेपरेट ही हो, अलग ही हो, बैकएंड का कोई लेना देना ही नहीं है फ्रंट एंड से, शुरू में जानता ही नहीं है फ्रंट एंड कौन है, सही। अब देखो जो RESTful API का एक रूल होता है उसके मुताबिक ये एक्सेप्ट भी जेसन करेगा और रिटर्न भी जेसन करेगा, सही। अगर मैं किसी को ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूँ ऐसे, तो मैं सेंड कर देता हूँ, सही, उसको मैं एक यूज़र का डिटेल दे रहा हूँ और उसको मैं यहाँ से ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ नेम, सही, और यहाँ पे रोल नंबर भी डाल देता हूँ जैसे, हाँ, सही, इसको मैं ऑब्जेक्ट दे दे रहा हूँ, सही। अब जिस भी यूज़र को ये ऑब्जेक्ट मिलेगा वो अपने यूज़ केस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकता है, सही। अगर मोबाइल एप्लीकेशन वाले को ये डाटा मिला
सही, अब वो अपने मर्जी से यूज़ कर सकता है। ब्राउज़र वाले को मिला, वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है। वो क्या करेगा, इसको एक जगह स्टोर कराएगा, यूज़र डिटेल के नाम से करा लिया, कहीं पे करा लिया, उसके बाद यूज़र डिटेल डॉट नेम करके उसको जहाँ भी प्रिंट कराना होगा वो करवा लेगा। सही, अब यहाँ से मैं HTML रिटर्न नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ से जेसन रिटर्न करूँगा। सही, रेस्टफुल API का एक रूल है कि ये एक्सेप्ट भी जेसन करेगा, अगर डाटा एक्सेप्ट कर रहा है तो जेसन एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न कर रहा है तो जेसन रिटर्न करेगा। सही, अब ये मेरे लिए बना होता है वेबसाइट के लिए, वेबसाइट पे मैंने यूज़ कर लिया। बोलो। हाँ सही, अभी मैंने इसमें हार्ड कोडेड किया, वैसे अभी मैंने हार्ड कोड किया, अभी हम डेटाबेस पढ़ेंगे। सही, जेसन फॉर्मेट है ना, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। सही, जावास्क्रिप्ट का इसमें नहीं होता है। सही, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। सही, इसकी को हम जेसन भी कहते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वैसे इसको जेसन कहते हैं। सही, जेसन का ही फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वो करके होता है कुछ। हाँ सही, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन करके होता है। सही, इसमें तुम कॉमा डाल के और डाटा भेजना चाहो भेज सकते हो। अब देखो, जिसको भी ये डाटा मिल रहा है, जिसको भी ये डाटा मिल रहा है, सही, अब उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। सही, अब जो रेस्टफुल API का एक रूल है वो ये भी है कि वो एक्सेप्ट भी जेसन में करेगा, रिटर्न भी जेसन में करेगा। सही, उसके बाद एक और रूल है रेस्टफुल API का कि जो सी API जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, सही, API देख के समझ में आ रहा हो कि API क्या चीज़ के लिए बनी हुई है। सही, API देख के ही समझ में आ रहा हो कि API क्या चीज़ के लिए बनी हुई है। फर्स्ट कर लो, ये मेरे पास यूज़र के लिए होता है। सही, जिसमें मेरे पास सारे यूज़र गेट हो रहे होते हैं। सही सही, तो सारे पहले हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं। सही, मेथड एक रूल है कि हर मेथड को इज्जत दिया जाएगा। सही, हर मेथड को इज्जत दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें गेट किया पोस्ट भी कर सकता था। सही, गेट किया मैं पोस्ट भी कर सकता था। सही, और पोस्ट से ही मैं सेम काम करवा सकता था। इसी तरह पोस्ट वाला काम मैं गेट से भी करवा सकता हूँ, लेकिन रेस्टफुल API का जो एक रूल है उसके मुताबिक हर मेथड को इज्जत दी जाएगी। सही, हर मेथड को इज्जत दिया जाएगा कि अगर कोई डाटा गेट करने के लिए API है तो हम लोग मेथड लगाएंगे गेट की। सही, अगर कोई डाटा स्टोर कराने वाला मेथड है तो हम लोग लगाएंगे डॉट पोस्ट का। सही, और अगर डाटा डिलीट करने के लिए तो हम लोग लगाएंगे डॉट डिलीट का मेथड। सही, अगर हम लोग मेथड देखें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, पैच होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, पॉप होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यही बताया हुआ, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। सही, और भी होता होगा। सही, और भी होता होगा, ज़रूरी नहीं सिर्फ इतना ही हो। सही, इसके अलावा और भी होता होगा। सही, हाँ, अब देखो सीन कुछ ये होता है कि जो रेस्टफुल API का रूल है वो कहता है कि हर जो मेथड है उसको इज्जत दिया जाएगा। सही, अगर मैं गेट के लिए, मतलब कि जिसमें सिर्फ डाटा गेट हो रहा है, अगर उसके लिए API बनाया तो मैं गेट का मेथड लगाऊंगा। अगर मैं यूज़र ऐड कराने के लिए या तो स्टूडेंट ऐड कराने के लिए API बनाया तो मैं कौन सा लगाऊंगा, पोस्ट लगाऊंगा। सही, अगर यूज़र को एडिट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, पैच या पुट। सही, पैच और पुट दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं। सही, और अगर यूज़र को डिलीट करना है तो मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, डिलीट का लगाऊंगा। मतलब कि हर मेथड को इज्जत दिया जाएगा। सही, मैं डिलीट गेट वाले से भी करवा सकता हूँ, मैं पोस्ट वाले से भी डिलीट करवा सकता हूँ, पैच वाले से भी करा सकता हूँ, पुट वाले से भी करा सकता हूँ। सही, और डिलीट वाले से डिलीट करवा ही सकता हूँ। सही, इसी तरह मैं गेट का मेथड क्या पोस्ट वाला लगा के सेम डाटा रिटर्न कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सही, लेकिन रेस्टफुल API का मेथड क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि हर मेथड को इज्जत दिया जाएगा। सही, और API देख के समझ में आ जाए कि API में हो क्या रहा है। सही, उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर यूज़र्स के लिए बना रहा हूँ जिसमें सारे यूज़र्स एक साथ गेट हो रहे हैं तो उसके लिए मैं बनाऊंगा app.get और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूज़र्स। सही, मैं सिंपल लिख दूंगा यूज़र्स। सही से समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा यूज़र मिल रहा होगा, एस लगा, इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा यूज़र मिल रहा होगा। सही, इसी तरह मेरे पास, इसको मैं बैक कर देता हूँ। सही, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले।
सही कह रहे हो। सही इसी तरह अगर मैं यूज़र के बना रहा हूँ, सिर्फ एक यूज़र गेट हो जिसमें, सही सिर्फ जिसमें एक यूज़र गेट हो, तो उसमें क्या करूँगा, सही ऐसा हटा दूंगा। सही अब इससे क्या पता चल रहा है कि गेट का मेथड है, मतलब कि डाटा मिल रहा होगा। सही किसके लिए मिल रहा है, सिर्फ एक सिंगल एस नहीं लगा हुआ है तो ये यूज़र के लिए मिल रहा होगा। सही अगर मुझे यूज़र को ऐड करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, एक यूज़र को मुझे ऐड करवाना है तो मैं क्या कर लिखूँगा, ऐप डॉट पोस्ट। सही अब मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ सिलाई डाल के यूज़र लिखूँगा। देखो एंट्री पॉइंट दोनों का सेम है, नज़र आ रहा है। सही लेकिन इसका क्या है, मेथड अलग है, गेट है, इसका क्या है, पोस्ट है। सही अब समझ में आ रहा है कि गेट मतलब कि यूज़र को गेट कर रहा है, पोस्ट मतलब कि यूज़र को ऐड करवा रहा है। सही अब ये भी रेस्टफुल एपीआई का एक वो है, रूल है कि एपीआई देख के समझ में आ रहा हो कि एपीआई बना हुआ किस लिए। सही इसी तरह यूज़र को अगर डिलीट करवाना हो, सही अगर यूज़र को डिलीट करवाना हो मैं क्या करूँगा, डॉट डिलीट। सही इसी तरह अगर एडिट करवाना हो तो डॉट पुट। सही ये समझ में आया, ये बताओ। रेस्टफुल एपीआई देखो मेथड है। सही अगर मैं उनके सारे रूल्स को फॉलो करूँ, फर्स्ट कर लो मैंने एक बैकएंड बनाया, बहुत सारी एपीआई बना दी है। सही अब मैं एपीआई को देख के बता सकता हूँ कि ये सारे रूल्स मैच हो रहे हैं। जो रूल्स किसने बताए हुए, रेस्टफुल एपीआई वालों ने बताए हुए हैं। सही एपीआई लिखने का रूल होता है कुछ। सही अगर वो सारे रूल इसमें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि मैंने सारे मेथड को वो दिया हुआ है, इज्जत दी हुई है। सही और जो भी नेमिंग कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि उसने बताया कि अगर एक से ज़्यादा डाटा जा रहा है तो एस लगेगा, एक से ज़्यादा डाटा नहीं जा रहा है तो एस नहीं लगेगा। सही अगर ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा रेस्टफुल एपीआई है। हाँ हाँ रूल फॉलो नहीं किया तो रेस्टफुल एपीआई तो उसको नहीं कह सकते। सही वो एपीआई तो है लेकिन वो रेस्टफुल एपीआई के सारे रूल्स पे उतर रहा नहीं है। सही वो सारे रूल पे उतर रहा नहीं है, सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। देखो नहीं फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सही फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सही ये यूज़र्स क्या है, मैं क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ ABC और मैं यहाँ पे यूज़र्स का डाटा भेजूँ तो कोई इशू नहीं है। सही लेकिन क्या है, बैक प्रैक्टिस है। क्या बोलो, ये अगर बैकएंड और फ्रंट एक बंदा बनाए फिर कुछ भी लिख नहीं कुछ भी तो लिख सकते हो, मैंने क्या कहा कुछ भी तो लिख सकते हो लेकिन वो रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। सही अब तुम देखो तुम बाइक चला रहे हो, सामने जो सिग्नल वो रेड हुआ हुआ है, तुम जा तो सकते हो। सही तुम जा सकते हो। सही तुम्हारा बाइक ऑटोमेटिक बंद नहीं हुआ हुआ है, रेड लाइट देख के बाइक बंद हुआ है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं। सही बाइक तुम्हारा स्टार्ट है, तुम जा सकते हो। सही तुम चले गए तो मतलब तुम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ चले गए तो बाकी था नहीं। सही देखना पड़ता है कि ग्रीन लाइट है चले जाओ, सही रेड लाइट तो आगे पीछे देखो, अंडा नहीं है तो फिर चले जाओ, समझे, तो ये रूल होता है। सही अब देखो सीन कुछ ये है कि अगर तुम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम अच्छे शहरी नहीं हो। सही इसी तरह अगर तुम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तुम अच्छे कोडर नहीं हो। ये सीन है इसमें। हाँ सही रूल को तुम फॉलो करो नहीं करो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ABC लिख रहे हो, तुम यहाँ पे ABC लिख रहे हो और तुम अपना किसी को प्रोजेक्ट दिखाओगे तो बोलेगा ऐसा ही है। सही ये ऐसा ही है, इसको तफरी आ रहा है, ये कुछ भी नाम रख दे रहे हैं। सही तो ये बैड प्रैक्टिस हो, देख के ही समझ जाएगा तुम प्रोफेशनल बंदे नहीं हो। सही एक सिर्फ काम को किया हुआ है, सही काम को किया हुआ है। खैर इसके अलावा हमारे पास और भी रूल्स होते हैं कि नेमिंग कन्वर्जन का हमने देख लिया, हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड बिल्कुल अलग अलग होगा। सही अब मैं इसको अगर उससे भेज रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव से इसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मैं भेजूँगा तो मुझे सेम डाटा मिलेगा। सही मुझे सेम डाटा मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मैं उसमें मोबाइल में अलग तरीके से यूज़ कर लूँ, वेबसाइट में अलग तरीके से यूज़ कर लूँ, अब मेरा इसके उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्रंट एंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ हाँ डाटा गेट करके तुम अपने हिसाब से जहाँ लगाना चाहो लगा सकते हो। सही अब मैं जो बैकएंड है वो यूआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं बैकएंड बिल्कुल सेपरेट है। सही अब मैं कल को मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो सबके लिए मैं सेम एपीआई यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा जो रेस्टफुल एपीआई है वो ये रूल बताता है कि हमारा जो बैकएंड है उसका फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ हम प्रोडक्ट के लिए कॉल कर रहे थे तो मैप चला के बस डॉट लगा
गेट कर सकते हैं। खैर, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसको हम लोग लाइव कहाँ कर सकते हैं। सही, सर्वर लाइव करना बहुत मुश्किल काम है। सही, एक तो फ्री सर्विस इसका ढूंढना पड़ता है बहुत मुश्किल से। सही, 2-3 महीने ढूंढ के रखा हुआ है, उसमें अगली क्लास में हम लोग लाइव करके देखेंगे। खैर, लाइट होता तुम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करने का ही मौका देता। क्या कह रहे हो तुम? सर्वर हमेशा चल रहा होता है, जब रिक्वेस्ट आया है। हाँ, सर्वर हमेशा चलाना पड़ता है। सही, फर्स्ट कर लो अगर मेरे पास प्रोडक्ट की API बनी है, फर्स्ट कर लो मैं एक ब्रांड चला रहा हूँ प्रोडक्ट का। सही, अब मेरा सर्वर बंद है, यूज़र रिक्वेस्ट मार रहा है तो उसको डाटा ही नहीं मिलेगा। फ्रंट एंड में क्या शो कराऊंगा जब मेरा डाटा ही नहीं मिल रहा है। अगर सर्वर बंद होगा डाटा मिलेगा ही नहीं। सही, इसको मैं दिखा देता हूँ। सही, इसको मैं एक मतलब दिखा देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, सर्वर को मैंने कर दिया बंद, कंट्रोल C दबाओगे तो बंद हो जाता है। सही, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब जो चल रहा होता है कोड वो बंद हो जाता है। सही, अब देखो मैं अगर इस पर रिक्वेस्ट मांगू तो क्या मिलेगा मुझे? दिस साइट कैंट बी रीच। तो आपका सर्वर सही, सर्वर भी बंद हो गया तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। खैर, अब तुम देखो अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा लिख रहा हूँ, हाथ क्या चेंजेस कर रहा हूँ, तो जब भी मैं चेंजेस करूँ मुझे सर्वर दोबारा से चलाना पड़ता है। सही, सर्वर मुझे दोबारा से चलाना पड़ता है। अगर मैं रियल टाइम पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे सर्वर दोबारा से चलाना पड़ता है। अगर मैं 20 को रिक्वेस्ट मारूँ तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिला था? मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, जेसन मिलना चाहिए इसको। चल जा भाई, सर इसको जेसन मिल गया, 1000 है। सही, जो ही चीज़ मैंने वहाँ सेंड किया था वो उसको मिल गया। सही, अब देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेंड के अलावा हमारे पास स्टेटस का भी ऑप्शन होता है। अगर तुम कभी API हिट करे होगे तो उसमें तुम्हें एक स्टेटस भी मिल रहा होता है। अगर कोई API हम लोग हिट करें, इससे पहले हमने किया था ना, तो उसमें नहीं, इसमें खैर है, इसमें पोस्टमैन नहीं है, दोबारा से हमें पूरी UI बनानी पड़ेगी। सही, अगर तुम API हिट करते हो तो देखना तुम्हें एक स्टेटस भी मिलता है। सही, ज़्यादातर 200 मिल रहा होता है। हाँ सही, अब रेस्टफुल API का एक वो होता है मेथड कि उसमें हम लोग स्टेटस को भी इज्जत देंगे। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटस बता रहा हूँ, डॉट सेंड कर रहा हूँ, स्टेटस बता ही रही हूँ कि स्टेटस क्या है इसका। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स में डायरेक्ट सेंड कर रहा हूँ, स्टेटस बताया ही नहीं है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टेटस भी बताऊँ, तो यहाँ से एक ऑप्शन होता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब इसमें तुम नंबर बता सकते हो। अब हर नंबर का अपना अपना मतलब होता है। सही, अगर तुम यहाँ पे जाके स्टेटस कोड सर्च करोगे, सही, ये MDN का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इस पर जा रहा हूँ। अब देखो ये बता रहे हैं इसके 100 से लेकर 199 तक जो भी होता है वो इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स होता है कि जो रिस्पॉन्स आया वो इन्फॉर्मेशनल है। सही, अब 200 से लेकर 299 तक जितना भी होता है वो सक्सेस का होता है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। उसके अलावा क्या होता है कि 300 से लेकर 399 तक है रीडायरेक्शन मैसेज, कि फर्स्ट कर लो एक API थी या एक एड्रेस था और उसमें मैंने डाटा कन्वर्ट करके किसी और API में रख दिया। अब तुम उस API को हिट करोगे तो मुझे रिस्पॉन्स स्टेटस देना पड़ेगा 300 कि वो यहाँ से रिडायरेक्ट होकर कहीं और चले गया। सही, ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये जो भी डाटा था वो इसका माइग्रेट हो चुका है। इसके अलावा क्या है, 400 से लेकर 499 तक क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करने में कोई मसला कर रहा है, सही, क्लाइंट जो है रिस्पॉन्स मतलब कि रिक्वेस्ट करने में कोई एरर दे रहा है, जैसे कि फर्स्ट कर लो मैंने कहा कि अगर यूज़र ऐड करेगा तो वो नाम भेजना लाजमी है। अब वो अगर वो नाम नहीं भेज रहा है तो फिर इसमें से कोई एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा मुझे 400 में से लेकर 499 तक में। सही, इसका भी हम लोग देखेंगे अभी कि 499 में कौन सा स्टेटस, 400 से लेकर 499 में इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद क्या है, 500 से लेकर 599 तक कौन सा कोड है, सर्वर एरर। सही, अगर कोई सर्वर में एरर आ गया, जैसे कि डाटाबेस में कोई इशू कर रहा है, डाटाबेस को इशू किया है, तो मैं क्या दूंगा, 500 में से 599 तक में से कोई एरर दूंगा, स्टेटस जो है कुछ भी इसमें से सेंड करूँगा। सही, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर वाइज भी दिखा रहा होता है। सही, देखो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे मेन बताया हुआ है। 100 मतलब क्या है, कंटिन्यू। सही, अगर कोई चीज़ कंटिन्यू है तो उसका मतलब क्या है, स्टेटस कोड क्या दोगे तुम, 100। सही, स्विच प्रोटोकॉल 101। सही, प्रोसेसिंग में 102, अर्ली हिंट्स में
103 सही। अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो अब नज़र आ रहा होगा सही। अब 201 मतलब क्या होता है, देखो 200 मतलब क्या होता है, ओके सही, मतलब कि सारी चीज़ें सही चल रही है। 200 मतलब ओके सही। अगर कोई यूज़र क्रिएट हुआ है, जैसे कि फर्स्ट कर लो तुम्हें एक यूज़र ऐड करना था, तुम्हें एक यूज़र ऐड करना था, तुमने ऐड किया, अब तुम स्टेटस क्या सेंड करोगे 201 का कि यूज़र जो है क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है 201 का मतलब यूज़र क्रिएटेड, याद हो जाता है सही। ज़्यादातर क्या क्या यूज़ होता है, 201 यूज़ होता है, 200 यूज़ होता है, 404 यूज़ होता है, 400 यूज़ होता है, 401 यूज़ होता है सही। ज़्यादातर इतनी ही छोटी मोटी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। क्या कह रहे हो? अभी देखो उसमें स्टेटस क्या हो रहा है, सारी चीज़ें सही जा रही हैं, सारी चीज़ें सही जा रही है ना, कुछ एरर नहीं आया सही, कुछ क्रिएट भी नहीं हुआ है, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है। तो मैं क्या डालूंगा 200। 200 मतलब क्या होता है ओके सही। 200 मतलब ओके, सारी चीज़ें ओके सेट चल रही है सही, सारी चीज़ें बिल्कुल सेट चल रही हैं सही। अगर मैं इसको दोबारा से, यहाँ पे स्टेटस तो शो नहीं होता है सही, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे स्टेटस भी शो होगा। नेटवर्क में हो रहा है सही, तो नेटवर्क में यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे तो सही। नोट मॉडिफाई किस लिए शो हो रहा है, क्या होना चाहिए था इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या बोला था कि जब भी हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे मुझे सर्वर को दोबारा से रन करना पड़ेगा सही। इसका भी एक हल होता है, इसका भी हम लोग देखते हैं अगली क्लास में इसका हल क्या हो सकता है कि ऑटोमेटिक चेंजेस होते रहें। क्या कह रहे हो सही? नोडमॉन एक अलग से पैकेज है, बहुत सारे क्या 90% लोग नोडमॉन इंस्टॉल करके लगाते हैं सही, लेकिन नोडमॉन के अलावा भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सही। तो अभी मैं इसको दोबारा से चलाऊँगा तो अब यहाँ पे स्टेटस कोड क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आता हूँ, अभी 304 आ रहा है यार, ये ब्राउज़र से हिट करने इस वजह से इशू नहीं हो रहा है। अरे ब्राउज़र से हिट करने का तो इसी वजह से हो रहा है, अगर मैं उससे हिट करूँ तो क्या होता है अलग है। जैसे तो मैं कुछ और चेंजेस करके दोबारा से को मैं चला के देख लेता हूँ सही, इसको मैं दोबारा से रन करके देख लेता हूँ। सही 200 आया, नज़र आ रहा है। जैसे स्टेटस चेंज किया था, देखो सीन किया था ना कि इसको पुराना वाला डाटा और अभी वाला डाटा बिल्कुल सेम मिल रहा था, तो अपने हिसाब से वो स्टेटस कोड बना दे रहा था सही। ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम है सही। अगर जब भी ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग एक API हिट करें जिसमें पहले वाला डाटा और अभी वाला डाटा बिल्कुल सेम है, तो उसका स्टेटस कोड होता है 304 के नॉट चेंज सही। अभी के लिए मैं इसको स्टेटस हटा ही देता हूँ सही, और यहाँ पे जो भी था बिल्कुल सेम वही कर देता हूँ सही। तो अगली क्लास में क्या देखेंगे, इसको लाइव करना सीखेंगे यार। लाइट का अलग इशू है, तुम लोग का हाथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता ना तो हाथ थोड़ा सेट हो जाता। क्या कह रहे हो? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया है सही, और टाइम भी बचा है सही। अगर लाइट होती तो प्रैक्टिस का टाइम देता है, लाइट ही नहीं है। ये API है सही, है जो ये API है हमारी सही। इसको भी हम लोग अगली क्लास से ये करेंगे, फ्रंट एंड से हिट करके भी देखेंगे सही। फ्रंट एंड से इसको हम लोग हिट करके स्क्रीन पे शो करा के भी देखेंगे सही, बिना डेटाबेस के। अभी के लिए सिर्फ नाम आ रहा है ना सही, इसको मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। लिंक देंगे मतलब कि क्या चीज़ का लिंक? नहीं ना, यहाँ से मैं डाटा सेंड करूँगा सही, जो कि डेटाबेस से मैं गेट करूँगा। हाँ सही, अभी हमने इसमें डेटाबेस देखा नहीं है सही, आने वाली क्लासेस में हम लोग डेटाबेस भी देखेंगे। सर मेरे पास तो वैसे में अभी तक कुछ डिटेल आई भी नहीं है। अच्छा मैंने बता दिया आपने बता तो दिया था वैसे में। वैसे में अगली क्लास है इसका पता क्या होता है, ये लोग जो ना 1 दिन पहले बता देंगे, 1 दिन पहले ही बता देंगे। क्योंकि अभी तक नहीं ग्रुप में कोई बात चली है
छुट्टी में ग्रुप वैसे ज़्यादा एक्टिव होता भी नहीं, इतना सारा ग्रुप है ना, लोग जहाँ तहाँ ऐड करते रहते ये हैं। सारे ग्रुप इतने मैसेज आ गए, मतलब कौन सा मैसेज पड़ेगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बंदा कौन सा मैसेज मैं भी करेगा। मैं भी बस खोल के उसमें स्क्रॉल कर देता हूँ बस। अच्छा किस दिन क्लास के बारे में पूछती, किस दिन के बारे में? जो नई क्लासेस आने वाली आज से स्टार्ट है। नहीं आज छोड़ रहा अनाउंसमेंट, रिजल्ट अच्छा, आज से रिजल्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। यहाँ पे भी कोई बात नहीं चला है हैकाथॉन का। नहीं बात चूँकि यहाँ पे नहीं कराते ये लोग, इन्होंने मुझसे डिटेल में से मांगा है लड़कों का भी ना, तो इन्होंने मुझसे मांगा है डिटेल्स। हाँ जेडे में होगा। 2-3 दिन मेरे पहले ही बोल रहे हैं, अभी दिमाग में मैं बचता हूँ, सैटरडे को वहाँ पर रिजल्ट होना है।